तो अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात बर्फबारी की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो चुका है। क्रिसमस के मौके पर हो रही इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन स्थल तो सैलानियों से गुलजार है ही, लेकिन बर्फबारी के कारण जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई है। बीती रात अटल टनल में 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई, जिन्हें निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस को रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होते ही पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिर से लौट आया है और ऐसा लौटा है कि हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हुई तो इसका आनंद लेने के लिए सैलानियों ने बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। मौका क्रिसमस का है, इसलिए आम दिनों के मुकाबले इन दिनों पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। सैलानियों की इसी भीड़ के कारण बीती रात अटल टनल में लंबा ट्रैफिक जाम लगा। करीब 1500 गाड़ियां बर्फबारी के कारण टनल के अंदर और बाहर फंस गईं। अचानक शुरू हुई बर्फबारी के कारण अटल टनल से सोलंग नाला तक सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके कारण फिसलन बढ़ गई। सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मनाली प्रशासन फौरन एक्शन में आया और उसने रास्ते में फंसी इन गाड़ियों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तब जाकर गाड़ियों को सकुशल निकाला जा सका। निकाल। आजा। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी गाड़ी। हालांकि इस ट्रैफिक जाम में फंसने से जो सैलानी बच गए, उन्होंने मनाली और शिमला की खूबसूरत वादियों में पहुंचकर बर्फबारी का आनंद लिया। 5 बजे जैसे एंटर हुए स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। हमारे लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि हम साउथ से है ना, तो साउथ में इस तरह नहीं मिलती, सिर्फ बारिश और इसका रहता है। तो फर्स्ट वो एक्सपीरियंस है, बेस्ट एक्सपीरियंस है मनाली का। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने तो इंस्टा में देखा था, तो आज मैं रियल में देख रही हूँ। मैं तो लकी हूँ कि आज मैंने स्नोफॉल देखा है। जब हमने कल चेक किया तो आज थोड़ा सा था कि हो चांसेस थे, पर जब स्टार्ट हुआ है तो अनएक्सपेक्टेड। हिमाचल ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही वादियों की रौनक लौट आई है। केदार घाटी से लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तक बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण इन देव धामों की खूबसूरती में 4 चांद लग चुका है। वहीं अब तक सूने पड़े राज्य के पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी होते ही सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। चाहे विकासनगर से सटे ऊंचे इलाके हों या फिर औली, प्रकृति की इस खूबसूरत कारीगरी को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही एक बार दोबारा से उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पूरा जो उत्तरकाशी का ऊंचाई वाला जो एरिया है वो बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ियों पर कोहरा अभी लगा हुआ है, यानी कि इसके पीछे का जो दृश्य है वो बिल्कुल बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई पहाड़ियां हैं मेरे सामने। और आप देख सकते हैं आप किस तरह से जो यमुनोत्री धाम की ऊंची जो पहाड़ियां हैं, कालिंदी, श्रीकंठ है, वो पूरी तरह से बर्फ के आगोश में समाया हुआ है। चारों ओर बर्फबारी के बाद अब उत्तरकाशी पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है।
लगी है, कैश कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। लेकिन इस बर्फबारी के कारण कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं और जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनका फिसलन के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन गाड़ियों को निकालने के लिए लोग एक दूसरे की मदद करते भी दिख रहे हैं। पहाड़ों में जहां पर्यटकों के लिए बर्फबारी की सौगात मिली है, वहीं जोशीमठ से 4 किलोमीटर ऊपर औली जाने वाला मार्ग बर्फ की आगोश में आने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां फंस रही हैं, रास्ते में बर्फ जमी हुई है। और इस तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी जो पर्यटकों की गाड़ियां हैं, हर कोई औली जाने के लिए निकला है, लेकिन यहाँ पे फंसा हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रकृति का ये अनोखा श्रृंगार नजर आ रहा है, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है, जिस वजह से श्रीनगर की मशहूर डल झील के ऊपर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। इस वजह से डल झील में शिकारा चलाने वाले लोगों को परेशानी भी आ रही है। वहीं राजौरी और पुंछ में भी कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। नाले तक पानी ही नहीं आ रहा है, वो पीछे जम गया सारा पानी। नलकी की वो पाइप लगी है, उसमें भी वो कोरा लगा हुआ है, आइस बनी है उसकी भी। गाड़ियां स्लिप कर रही है, पूरा जम चुका है, कोई सड़क पे ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ नहीं, आदमी फिसल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि क्रिसमस के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। ऐसे में अगर आप सर्दियों की इन छुट्टियों में पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में जरूर रखें, ताकि बर्फबारी के कारण रास्ते में किसी तरह की परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। शिमला से विकास शर्मा, मनाली से मनविंदर अरोड़ा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और विकासनगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते आगे और अगली खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला शुरू होने में चंद रोज ही बाकी है। ऐसे में महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों को तेजी से निपटाया जा रहा है। इसी के तहत मेला क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे पेड़ों को भी रंगों से सजाया जा रहा है, ताकि शहर की खूबसूरती को और निखारा जा सके। इन तैयारियों के बीच ही संगम किनारे पहुंचे अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं भी स्थापित हो रही हैं। अखाड़ों की इन धर्म ध्वजाओं की क्या है अहमियत, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और कोने कोने को निखारा जा रहा है। कहीं दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और कहीं पेड़ों पर रंगों की जादूगरी नजर आ रही है। ये सजावट बहुत खास है। खास इसलिए है कि पेड़ों के तनों को न सिर्फ अलग अलग रंगों से रंगा जा रहा है, बल्कि फूल, पत्ती और सनातन धर्म के प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड को भी उकेरा जा रहा है, ताकि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। आपने वॉल पेंटिंग देखी, दीवारों पे देखा होगा, दीवारों पे अलग अलग तरीके की वॉल पेंटिंग देखी होंगी। पेंटिंग्स में काफी चीजें, लेकिन पेड़ों पर भी पेंटिंग किए जा रहे हैं, यानी जो बड़े पेड़ हैं उसको सजाया जा रहा है। और उन पेंटिंग्स में खास बात यह है कि पेड़ों पे जो पेंटिंग बन रही है वो भगवान यानी सनातन धर्म से रिलेटेड चीज बन रही है। अगर नीम का पेड़ है तो उस पर भगवान शंकर, उनका त्रिशूल ऐसे बन रहा है। उसके अलावा पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ पर भगवान का, शंकर भगवान का डमरू है, त्रिशूल है, शंकर भगवान है। और उसके बाद स्वास्तिक है। यानी ये सारी चीजें प्रयागराज में बनाई जा रही है। ये मेले से रिलेटेड हुए ऐसे पेड़ों पर उसमें जो है जो हम लोग को आदेश मिल रहा है वही चीज बना रहे हैं। पेड़ों के रंग रोगन का ये काम इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों का भी कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ के शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हालांकि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही प्रयागराज पहुंच रहे लोगों को शहर की ये खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर दे रही है। पेड़ों पर भी देख कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें और कुछ चीजें जो हम लोग ये सब चीजें पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पेड़ पौधों को साथ सुरक्षा के साथ साथ सनातन धर्म को भी बढ़ावा हो रहा है। लोग
की कलाकृतियां प्रयागराज में देख रहे हैं और प्रयागराज को सुंदरता के साथ इतना भव्य बनाया जा रहा है और महाकुंभ आने वाले समय में ये और भव्य के सुंदरता के साथ लोग को आकर्षित करेगा। कुंभ से जुड़ी इन तैयारियों के बीच ही मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश भी लगातार जारी है। इन अखाड़ों के प्रवेश के साथ ही उनकी धर्म ध्वजाएं भी लगाई जा रही हैं। संगम की रेती पर लहराती अखाड़ों की ये धर्म ध्वजाएं उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक मानी गई हैं। इसलिए इनकी स्थापना भी मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। संगम की रेती और साधु संतों का मेला ये बहुत बड़ा आगाज है और इसमें अखाड़ों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आप पीछे देखेंगे तो ये धर्म ध्वजा लहरा रही है। ये धर्म ध्वजा अखाड़ों की पहचान होती है। कहा जाता है जैसे राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग झंडों के निशान है, पहचान है, वैसे ही हर अखाड़ों की अपनी पहचान है। अखाड़ों को स्थापित करने के लिए बाकायदा पूजा पाठ और कई बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। शैव अखाड़ों जैसे महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अग्नि, आनंद, आवाहन और अटल अखाड़े में स्थापित धर्म ध्वजाओं का रंग भगवा है। इनमें जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा 52 हाथ ऊंची है और ये मणियों का प्रतीक है। इसी तरह निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा में 52 बंध हैं, जो दशनामी मणियों का प्रतीक है। वैष्णव अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं के रंग अलग अलग हैं, लेकिन सभी के इष्ट देव हनुमान जी हैं। निर्वाणी यानी अखाड़े की लाल रंग की धर्म ध्वजा पश्चिम दिशा और हनुमान जी का प्रतीक है। वहीं निर्मोही यानी अखाड़े की सुनहरी धर्म ध्वजा शांति और शुभता का प्रतीक है, जो पूरब दिशा का संकेत है। वहीं दिगंबर यानी अखाड़े की पंचरंगी ध्वजा अंगद का प्रतीक है और ये दक्षिण दिशा का संकेत है। इसके अलावा उदासीन अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं में हनुमान जी और पंचदेव अंकित हैं। नया पंचायती उदासीन अखाड़े की धर्म ध्वजा में भगवान विष्णु का मोर पंख लगाया गया है, जबकि निर्मल अखाड़े की धर्म ध्वजा का रंग पीला है और इसके कामकाज पंजाबी पद्धति से संपन्न किए जाते हैं। धर्म ध्वजा स्थापित होती है समस्त अखाड़ों की। हमारे विश्व में 13 अखाड़े हैं जिन पे हमारा कुंभ होता है। तो जूना, आवाहन, अग्नि, ऐसे हम लोग समस्त अखाड़े, हम तीनों अखाड़ों का एक साथ धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। हमारी धर्म ध्वजा की स्थापना हुई उस दिन से हमारा अन्य क्षेत्र चालू हुआ। धर्म ध्वजा का मतलब ये होता है कि जब आप धर्म की ध्वजा की स्थापना जब करते हैं तो उसमें देवत्व जागृत होता है, उसमें देवताओं का वास होता है। पताका में हनुमान जी महाराज विराजित होते हैं और हनुमान जी महाराज को हम विराजित कर कर सारी एक जितनी भी हमारी जो भूमि होती है, जहां जहां हम अपना पूजन भजन जो हमारा अखाड़ा लग रहा होता है उसकी सुरक्षा होती है। उसकी जो है हर तरह से उसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हनुमान जी महाराज उसमें विराजित होकर हमारे सारे कार्यों को सफल करते हैं। अर्ध कुंभ और कुंभ की शान साधु संतों के ये अखाड़े और उनकी ये धर्म ध्वजाएं होती हैं, जो दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करती हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं नवरत्नों की चकाचौंध की। जी हां, जयपुर में बेशकीमती रत्नों की प्रदर्शनी लगी थी। जयपुर ज्वेलरी शो में देश विदेश के ज्वेलर्स शामिल हुए। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को रूबीज, रेयर, रॉयल और रिवॉर्ड थीम पर आयोजित किया गया। हमारे शास्त्रों के अनुसार 84 रत्न पाए जाते हैं, जिनमें से माणिक, हीरा, नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती, पुखराज, लहसुनिया मुख्य रत्न माने गए हैं। इन्हीं रत्नों को नवरत्न भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रह और राशि के अनुसार पहने गए रत्न हमें कई सारे लाभ देते हैं। एक ही जगह, एक ही समय, इतने सारे रत्नों की प्रदर्शनी सभी की आंखें चौधियाने के लिए काफी है। 4 दिनों तक जयपुर में आयोजित देश के दूसरे सबसे बड़े जेम एंड ज्वेलरी शो में हर कोई खींचा चला आया। जयपुर ज्वेलरी शो के 22वें संस्करण के मुख्य आकर्षण की वजह बने रूबीज यानी माणिक। सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाले रूबी को सभी रत्नों का राजा माना गया है। हम अभी मौजूद हैं भारत के सबसे बड़े B2B और B2C ज्वेलरी शो में, यानी कि जयपुर ज्वेलरी शो में। दिसंबर के महीने में हर साल यहाँ पे ये ज्वेलरी शो ऑर्गेनाइज होता है और इस बार का थीम है रूबीज, रॉयल, रेयर और रेवर्ड। 22 साल पहले 67 बूथ से शुरू होने वाला जयपुर ज्वेलरी शो का विस्तार
1200 से ज्यादा ज्वेलरी बूथ तक पहुंच गया है, जिनमें 66% बूथ डिजाइनर ज्वेलरी से जुड़े हैं। इसके अलावा नवरत्नों से जुड़े स्टॉल पर भी खरीदारों की काफी भीड़ देखने को मिली। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैदराबाद के एक ज्वेलर की तरफ से रूबीज से बने एक नेकलेस ने, जिसका नाम रोजी रेडियंस है। इस हार को 1200 कैरेट बेशकीमती रूबी लाइट स्टोन के अलावा डायमंड और सोने से तैयार किया गया है। इस नेकलेस में 780 ग्राम सोना लगाया गया है। 35 कैरेट के 10,000 हीरो का भी इस्तेमाल हुआ है। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ यह नेकलेस कई और मायने में बेहद खास है। ये स्पेशल इसलिए है कि जो है सो इसमें जो स्टोन के साइजेस है वो एकदम बहुत ही रेयर है एंड ईच साइज स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 80 कैरेट्स अप टू ऑलमोस्ट 150 to 160 कैरेट्स। करीब 780 ग्राम सोने में ये हार पूरा बना हुआ है और इसमें करीब 1200 कैरेट रूबी लाइट स्टोन्स लगे हुए हैं और करीब 35 कैरेट हीरे जड़े हुए हैं इसमें और करीब 10,000 पीस हीरे इसमें लगे हुए हैं और इसको बनाने में करीब 6 से 8 महीने का समय लगा है हमें। इस मास्टरपीस को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से रूबीज को इंपोर्ट किया गया है, जिनमें पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के खान से मंगवाए गए रूबीज भी शामिल हैं, जिसकी वजह से इसको बनाने में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। जयपुर ज्वेलरी शो में ताजमहल की तर्ज पर बने यूनिक ज्वेलरी डिजाइन भी देखने को मिल रहे हैं। 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तराशे गए संगमरमर के टुकड़े में 18 कैरेट सफेद सोना और 289 बेशकीमती हीरो को लगाया गया है। 18 कैरेट सोना इसके अंदर लगा है। 289 पीसेस इसमें GH VSSI क्वालिटी के डायमंड्स लगे हैं। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है। हम उसकी खूबसूरती को केवल देखते हैं। इस पीस के माध्यम से मैंने ये कोशिश करी है कि हम ताजमहल की खूबसूरती को एक विमेन के ऊपर लाएं, वो उसको पहन सके, उसको एंजॉय कर सकें। और उसकी रेयरिटी के लिए हमने लैपिस लेजुली स्टोन्स, कार्नेलियन, टर्कोइस एंड मदर ऑफ पर्ल, इन सारे स्टोन्स को फाइनली कार्व करके संगमरमर के अंदर ही इस प्रकार से इनले किया है ताकि वो एक खूबसूरत पेंडेंट का रूप ले सके और उसको एक विमेन पहन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। देश के दूसरे हिस्सों में लगने वाले ज्वेलरी शो बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कॉन्सेप्ट यानी एक निर्माता और एक थोक विक्रेता और एक खुदरा विक्रेता के बीच लेन देन पर आधारित होते हैं, लेकिन जयपुर ज्वेलरी शो में B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के तहत सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने की व्यवस्था भी है। जयपुर ज्वेलरी शो जो 20 साल से दिसंबर में आयोजित किया जाता है, उसमें इस वर्ष आपको लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो गोल्ड के दाम बढ़ने से जो फैशन में और डिज़ाइन में बदलाव आया है वो सबको देखने को मिला है। 1200 बूथ हैं, यानी लगभग 600 शोरूम एक साथ देखने को मिल रहे हैं, जो B2B भी है और B2C भी है, यानी जौहरी यहाँ से अपने माल को खरीदते भी हैं और ग्राहक भी यहाँ ऑन द स्पॉट खरीदारी कर सकते हैं। ये JJS की खूबी है। इस साल दिसंबर महीने में 4 दिनों तक चलने वाले इस ज्वेलरी शो में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 50,000 लोग रत्नों से बने आभूषण का दीदार करने पहुंचते हैं। भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार होने की वजह से ज्वेलरी डिजाइनिंग के ट्रेंड में भी बदलाव आया है। इस बार जो है अब क्योंकि महंगा होता जा रहा है, तो लोगों ने बड़ा लुक और कम वैल्यू में तो मेटल में बचत कर सकते हैं, तो कम जिसमें जैसे मान लीजिए कोई अगर 100 ग्राम में कोई चीज़ बनती थी तो वो कोशिश करके 60 ग्राम 70 ग्राम उसमें बना रहे हैं ताकि जो प्राइस है वो मैच हो जाए। जयपुर ज्वेलरी शो पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक ट्रेंड्स का एक अद्भुत मिश्रण है। लाइट वेट ज्वेलरी और इनले वर्क जैसी अद्भुत कारीगरी के प्रदर्शन ने इस शो को और भी खास बना दिया है। जयपुर से संवाददाता रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान सीमा के करीब एक गांव बिजली आपूर्ति की मिसाल बन गया है। गांव के सभी घरों पर सोलर पैनल लगे हैं, जिससे कि पूरे गांव की बिजली की जरूरत पूरी हो रही है। इतना ही नहीं, यहां अतिरिक्त बिजली अब लोगों की आमदनी का जरिया भी बन गया है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस अनूठे गांव में। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब इस गांव के हर घर पर लगा सोलर पैनल यहां तरक्की की कहानी बयां कर रहा है।
बनासकांठा जिले के मसाली गांव को देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज होने का गौरव हासिल हुआ है। करीब 800 की आबादी वाला ये गांव पाकिस्तानी सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। गांव में बिजली की समस्या को हल करने के लिए सभी 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं। एक बॉर्डर विलेज है एंड करीबन पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। वह पूरे विलेज में करीबन 800 लोग रहते हैं और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत गांव के सभी 100% मोर देन 115 से भी ज्यादा घरों का सोलराइजेशन कंप्लीट हुआ है। बॉर्डर के करीब होने की वजह से पहले इस गांव को बिजली सप्लाई लगातार नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब सोलर पैनल लगने से इस गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सभी घरों में सोलर पैनल से करीब 225 किलोवाट बिजली मिलती है, जो पूरे गांव की जरूरत से ज्यादा है। इस्तेमाल से ज्यादा बिजली से गांव के लोगों को अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। हमारे गांव के अंदर लाइट का बहुत प्रॉब्लम रहता था और जब बिजली चली जाती थी तब अंधेरा हो जाता था, इसलिए हमने गांव वालों ने सब मिलके सोचा कि भाई चलो सोलर लगाओ। सोलर लगाए, अब 119 घरों में सोलर लगा है। 100% सोलर का काम हो गया है। इससे हमको लाइट बिल तो भरना नहीं पड़ता है। इससे बेनिफिट है कि जो हम कम यूज करते हैं तो हमको जो बचे हुए जो यूनिट है उसका भी पैसा भी मिलता है। हमारे हर घर में सोलर लगी हुई है। 119 से ज्यादा कनेक्शन है हमारे यूजीवीसीएल के। सभी घरों पे अभी कम्प्लीटली सोलर इंस्टॉल हो चुकी है। सोलर पैनल ने बनासकांठा के मसाली गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी है और अब ये गांव बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया है। बनासकांठा से परेश कुमार, किशनलाल पधियार, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज 5।